हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 38 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन या कार्बन के अपरूप की बात करते हैं। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम, यानी उनके रासायनिक गुणधर्म समान हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं। उनको हम क्या कह रहे हैं? अपरूप। उदाहरण हमारे पास है डायमंड और ग्रेफाइट। ये दो अपरूप या दो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं ज़रा। सबसे पहले है बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है ग्रेफाइट का? अगर हम देखें तो हेक्सागोनल है एंड प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव दी अदर। अभी हम डायग्राम बना के देखेंगे कि किस तरह से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है और डायमंड का स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशन। तो यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ग्रेफाइट और डायमंड 3 डायमेंशनल या टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग कैसी होती है? ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम जो है दैट इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स और उनमें से एक डबल बॉन्ड होता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर, जो कि डायमंड को एक हार्डनेस देता है और इसलिए डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस अपीयरेंस में। और ग्रेफाइट कैसा है? क्योंकि उसके अंदर 3 कार्बन ही बॉन्डेड हैं तो ये एक के ऊपर एक लेयर्स होती हैं और कैसी होती हैं या इन अपीयरेंस स्मूथ एंड स्लिपरी। अब ग्रेफाइट, क्योंकि अभी हम इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है हर कार्बन एटम के पास, इसीलिए कार्बन जो है ग्रेफाइट के फॉर्म में कैसा है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और डायमंड, क्योंकि उसके ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वो बैड कंडक्टर है। अब यूजेस अगर हम देखें तो ग्रेफाइट जो है वो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? पेंसिल लेड में जो आप देखते हैं वो ग्रेफाइट है, एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होता है। और डायमंड को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर कटिंग टूल्स। क्यों कटिंग टूल्स? क्योंकि इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। और ज्वेलरी, जैसे हमें सबको पता है कि ज्वेलरी में भी डायमंड का यूज़ किया जाता है। तो अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम एक बार हिंदी में देखें, संरचना की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी है कि वो लेयर्स के फॉर्म में है और एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। और उसी तरह से हीरे की संरचना कैसी है? त्रिआयामी या टेट्राहीड्रल। जो भी वर्ड आपको इजी लगे हम उस वर्ड को याद कर सकते हैं, है ना। अब आबंधन की अगर हम बात करें तो आबंधन कैसा है? कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है और इनमें से एक जो है वो डबल बॉन्ड होता है। कार्बन में अगर हीरे में हम देखें तो हीरे में क्या है? हीरे में 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं या 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं और ये स्ट्रक्चर उसका कैसा हो जाता है? टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। रूप में अगर हम देखें तो ग्रेफाइट जो है वो चिकनी और फिसलन वाली होती है और जबकि डायमंड को अगर हम देखें तो वो कैसा है? कठोर पदार्थ है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा कठोर है पृथ्वी पर। अब चालकता की हम बात करें तो जैसा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है। और हीरा, क्योंकि उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का कुचालक होता है। अब इनकी उपयोगिता भी देखते हैं। ग्रेफाइट कहाँ यूज़ हो रहा है? स्नेहक, यानी कि लुब्रिकेंट में यूज़ हो रहा है कि कहीं भी अगर हमें किसी भी चीज़ को लुब्रिकेट करना है तो वहाँ पर हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ जैसा कि जो आप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं वो जो लेड उसमें हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ग्रेफाइट। और हीरा जो है वो काटने के काम आ रहा है, काटने का उपकरण है। और दूसरा, जैसा हमें सबको पता है हीरे का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? आभूषण बनाने में भी हीरे का इस्तेमाल होता है। तो ये अंतर है 2 अपरूप ग्रेफाइट और हीरे में।
तो ये हमें पता होना चाहिए, इसमें से जनरली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब ये वर्सेटाइल नेचर क्या है कि जैसे हमें पता है वी आर नोइंग कार्बन इज फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, सो ड्यू टू दिस इट इज फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं कि पहली इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जो हमें कार्बन में देखने को मिलती है। अब कैटिनेशन क्या है कि कार्बन इज हैविंग अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये जो कार्बन एटम्स हैं इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ये इस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक करके, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म करती है ना। इसको हम N लिख सकते हैं। N मीन्स बहुत सारे इसके अंदर कार्बन एटम्स हो सकते हैं, तो इस तरह से ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं कैटिनेशन। अब सिलिकॉन में हम देखें तो सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स फॉर्म कर रही है, लेकिन दैट चेन इज अप टू 7 और 8 एटम्स है ना। सिलिकॉन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो उसमें 8 ही कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन कार्बन में अगर हम देखें तो कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म करता है। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एंड दिस गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मैनी कार्बन एटम्स। अब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके कारण ये कार्बन कंपाउंड्स कैसे हैं, स्टेबल होते हैं। अब सेकेंड वर्सेटाइल नेचर में हम देखें कि कार्बन की क्या है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मीन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जैसे हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, है ना। अब इस बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन भी हो सकता है और या नाइट्रोजन भी फॉर्म कर सकता है कि नाइट्रोजन भी कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि नाइट्रोजन के साथ जैसे हम देख रहे हैं 3 बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन के साथ सिंगल और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एंड दिस इज द रीजन दैट फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अब कार्बन जो है इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो कार्बन का साइज स्मॉल है अगर हम देखें, और इसका न्यूक्लियस जो है, देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि कार्बन में ये तो इसका न्यूक्लियस है और ये इसका फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकेंड शेल। तो बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज होने के कारण इसके अंदर क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है and the bond formed by the elements having large number of atoms, they are much weaker. अब एक बार इसको हम हिंदी में भी देखते हैं कि जैसे कि हम बात करें कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति क्या है कि कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है बड़े ही बहुत सारे यौगिक, जितने भी जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, सब में क्या है कार्बन के लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं। और ये किस तरह से व्यवस्थित है, इस तरह से एक दूसरे के साथ ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। अब हर एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स हैं, जैसे कि हमें पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ कार्बन भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको हम कह रहे हैं श्रृंखलन, जिसमें कार्बन जो है अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखता है और बड़ी संख्या में अणु बना रहा है। अब सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ यौगिक बना रहा है जिसमें केवल 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन ये यौगिक कैसे होते हैं, अति अभिक्रियाशील होते हैं। अब कार्बन कार्बन आबंध जैसे हमें पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या प्रबल होता है और स्थायी है ये, तो इसके फलस्वरूप कार्बन के परमाणु जो है
आपस में जुड़कर अनेक यौगिक प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से कार्बन जो है एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और ये जो यौगिक हैं ये कैसे होते हैं, ये यौगिक जनरली स्टेबल होते हैं। तो ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी कार्बन की, सर्वोत्मुखी प्रॉपर्टी। सेकंड की अगर हम बात करें, चतुर संयोजकता। जैसा कि हमें पता है कि कार्बन के बाहरी कक्ष में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अन्य परमाणुओं के साथ साझेदारी करके और क्या करें, 4 आबंध बनाते हैं। और इसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है, या कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन बनाता है। तो जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन का जो है वो आकार छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है या इसका नाभिक जो है वो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है या मजबूती से पकड़े रखता है, और बड़े परमाणु वाले तत्वों के साथ जो आबंध बनता है उसकी तुलना में यह परमाणु जो है वो अत्यंत दुर्बल होते हैं। अब जैसा कि अब एक बार हम संरचना देख लेते हैं। ग्रेफाइट और हीरे की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या स्ट्रक्चर होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है? डायमंड का जैसे हमने देखा था कि उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कार्बन कैसा है, विद्युत का कुचालक। तो इस तरह से आप इनके स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। तो हीरे और ग्रेफाइट के साथ साथ एक और इसका अपरूप है कार्बन का, दैट इज C60 बकमिंस्टर फुलरेन। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। जैसा कि आप बकमिंस्टर फुलरेन का आप स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं कि हर एक कार्बन एटम आपस में जो है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी के दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड रहते हैं। अब एक बार हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कार्बन सर्वोत्मुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है। जैसा कि अभी हमने 2 प्रॉपर्टीज़ की बात की थी कि किस कारण से दिखा रहा है ये। पहली है श्रृंखलन और दूसरी है चतुर संयोजकता। सेकंड है कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं। तो यौगिक बना रहे हैं इसी श्रृंखलन के कारण। जैसे हमने देखा कि कार्बन में एक श्रृंखलन का गुण है जिसके कारण कि वह अधिक संख्या में यौगिक बनाते हैं। अब फुलरीन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या व उसका आकार बताइए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें न्यूनतम कितने हैं, 60 कार्बन परमाणु हैं, और उसकी संरचना हम ऊपर चित्र में देख ही रहे हैं। यहाँ पर ये आपको फुलरीन की इसका चित्र आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका चित्र बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ देता है, क्या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कारण बताइए। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो ये ग्रेफाइट की एक लेयर है, ये ग्रेफाइट की दूसरी लेयर है। तो इनके आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि हर कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कार्बन जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। अब एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। Why carbon shows versatile nature? Versatile nature of carbon is because of its 2 properties, that is, it is having a property of catenation, means forming long chain compounds, and tetravalency. So due to tetravalency, it is forming stronger bonds
and as it is having a small size, so its nucleus hold onto the shared pair of electrons strongly. So these are the two reasons for showing versatile nature. Why do carbon atoms form large number of compounds? Again, due to the property of catenation, means it is having the ability, it is involving all its 4 electrons, and these 4 electrons are involved in sharing and forming long chain compounds. Third is, what is the minimum number of carbon in fullerenes and what is its shape? So as we are seeing, it is having minimum 60 carbon atoms, and the shape as we are seeing here, the third diagram, this is the diagram of Buckminster fullerene. Now fourth, a boy sharpens a pencil at both the ends and connects to the pole of the battery. Will the current will flow? Yes, the current will flow, as we know that in graphite each carbon atom is having 1 free electrons, and this free electrons, 3 electrons are involved in bond formation and 1 electron it is having free. So this free electron is responsible for the conduction of electricity. So hope students this worksheet must be clear to you. स्टूडेंट्स एक बार हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि किस तरह से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स भी हैं। हर कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये एक लेयर हो गई ग्रेफाइट की। ऐसे ही एक और लेयर है, हर कार्बन के पास क्योंकि 3 बॉन्ड्स हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूसरी लेयर के साथ आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से अट्रैक्टेड रहता है। तो इस तरह से ये इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो, तो इसको एक बार दोबारा से फिर से रिपीट करते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह से ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है कार्बन का। हर कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स हैं और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है हर कार्बन के पास, और ये दूसरी लेयर के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन या उससे अटैच रहेगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ना। तो किस तरह से उनमें आपस में बॉन्ड्स बनते हैं उसको भी अभी हम देख लेते हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास है, तो ये आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं बाय दिस इज़ द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ फॉर्म कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो ये वीक बॉन्डिंग है कार्बन और कार्बन के बीच में, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इट इज़ एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और क्योंकि इसके बीच में ये आप स्पेस भी देख रहे हैं, तो ये स्पेस है, तो एज अ लुब्रिकेंट भी ये एक्ट करता है। होप स्टूडेंट ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी, सिंपल है, इजी है, और अगर आपको ये समझ में आ जाए आसानी से, चैप्टर इजी है और क्वेश्चन आंसर्स भी इसके आपको सारे क्लियर होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।